Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghayur Abbas and I am your mechanics teacher. Today the topic we are going to discuss is center of gravity. First of all, we will discuss its statement. In statement, the center of gravity of any object is the point at which weight is evenly dispersed and all are in balance. कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और हमारे पास जितने भी इवनली आपके पास मासेस होते हैं, इंडिविजुअल मासेस होते हैं एक रिजिड बॉडी के, वो सारे के सारे एक ही सेम प्लेन के अंदर और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे होंगे, तो हमारे पास क्या होता है, वो इवनली डिस्पर्स कहलाते होते हैं। हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट को कहते हैं जिसके ऊपर सारे का सारा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, तो हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें उसका स्ट्रक्चर बता सकता होता है। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक्सप्लेन करता है 3D स्ट्रक्चर को। आप लोग रिसेंट जो क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे सेंट्रॉइड के बारे में, या फिर जिसको हम सेंटर ऑफ मास का भी नाम देते हैं, कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम 2D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ह्यूमंस जो होते हैं कोई भी मतलब हम अपनी लोकेशन जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो चेंज हो सकता है जैसे जैसे हम अपनी पोजीशन क्या होती है चेंज करते रहते हैं। अभी मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, इस तरह फॉरवर्ड मूव करने लग जाता हूँ, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से चेंज होता रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि हम क्या कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि इंडिविजुअल मासेस नंबर ऑफ n मासेस आप कह सकते हो कि हमारे पास उसमें ऑलरेडी होते हैं। इसमें मैंने डिफरेंट मासेस क्रिएट कर दिए हैं। हमारे पास क्या होता है कि m1 m2 और इनको नंबर ओवरऑल हम mn का नाम देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मासेस जो है हमारे पास वो mn है। हमारे पास हर इंडिविजुअल मास जो होगा उसकी जो डायरेक्शन, मतलब जो उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन, मतलब जो हमारे पास ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही होगी वो हमेशा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही होगी। अब सपोज कर लें कि हमारे पास कोई भी ये रिजिड बॉडी, सपोज यही हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, तो हमने क्या किया हुआ इस पर कि हम क्या करते हैं कि इसके इस पॉइंट के ऊपर कंसिडर करते हैं और एक फोर्स एक्ट करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों बैलेंस नहीं रहेगा? इस पर आप इस तरह करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा है और ये कम है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं कर सकते। तो इन के थ्रू जो हमारे पास इस पॉइंट के थ्रू जो राइट साइड पे हमने एक लाइन ड्रा की है, हम इसको कह सकते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास जो मूवमेंट आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अदर साइड पे आते हैं, अदर साइड पे हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करते हैं और हम इसको मूवमेंट का नाम दे देते हैं कोई भी, तो हमारे पास अब यहाँ से यहाँ तक फासला ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फासला बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, जिसकी वजह से अगेन जो बॉडी होगी हमारे पास वो अनबैलेंस ही रहेगी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी बॉडी क्या हो, बैलेंस्ड रहे, तो हमें मस्ट कंडीशन हमारे लिए ये होगी कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास उसका जो सारे का सारा बॉडी का वेट हो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सारे का सारा बॉडी का जो वेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा और हमारे पास ओवरऑल जो बॉडी होगी वो बैलेंस्ड कंडीशन में पाई जाएगी। अक्सर हम लोग जब बसों का या ट्रेन वगैरह का सफ़र कर रहे होते हैं और बैठने के बजाय हमारे पास बर्थ नहीं होती और हम खड़े होकर सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम अपने टांगे फैला के रखते हैं ताकि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम हो। अगर हम बिल्कुल टांगे जोड़ के खड़े होते हैं तो हमें गिरने का खदशा होता है, तो हमें टांगे ओपन इसलिए रखनी पड़ती हैं ताकि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईजिली अवेल हो सके। इसमें हमारे पास इसके थ्रू जो हमारे पास मूवमेंट्स क्रिएट होगा वो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको नाम दे रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो मूवमेंट हमारे पास क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा। और हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो हमारे पास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रा करें तो यहाँ से यहाँ तक का भी फासला इक्वल हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का भी फासला हमारे पास इक्वल हो जाएगा। इसको हम कहते होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने ह्यूमंस की तो बात कर ली, रिजिड बॉडीज़ का हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो काफ़ी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपना फिक्स्ड लोकेशन, फिक्स्ड पोजीशन रखते हैं। इसमें एक रिजिड बॉडी है, आपके पास चेयर है, इस यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी रिजिड बॉडीज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मेरा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस वाइट बोर्ड का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे हमारे पास फैंस हैं,
डाइस पड़ा हुआ है, चेयर्स हैं, तो सबका अपना अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में हमारा बताया गया कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो हमारे पास होता है जो भी मूवमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं, वेट और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रही होती है उसके थ्रू, ठीक है, उस तमाम मूवमेंट्स का जब हम सम लेते हैं और डिवाइड कर देते होते हैं टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ sum of its moments divided by overall weight of the object। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, तमाम जो मूवमेंट्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिफरेंट आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज भी और डिफरेंट एंटी क्लॉकवाइज भी, डिफरेंट लाइन ऑफ ड्रा करके, तो टोटल जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि फिर वेट पे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका जो वैल्यू आएगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट शेप्स के लिए हमारे पास कैसे आ सकती है। तो डिफरेंट शेप्स के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट शेप्स कंसिडर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे उसके एक्ट करता है। तो उसके लिए हमारे पास हम जो हेडलाइन देंगे वो होगी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मैं इन दोनों शेप्स को एट अ सेम टाइम एक ही कैटेगरी में इसलिए मतलब लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेम मैनर में ही आता होता है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज कर लें कि आपके पास एक स्क्वायर है, तो हम इसके डायगोनल्स ड्रा कर लेते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं, ये वाले डायगोनल जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, ये वाले डायगोनल जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये हमारे पास स्क्वायर के लिए हो गया। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल के लिए हम देखें तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे भी इसके जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं जिस पॉइंट के ऊपर मीटअप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसी को हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्दर इसी तरह अगर हम मूव करें तो हमारे पास डिफरेंट और शेप्स होती हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क है, ओनली डिस्क आप कह लो या सॉलिड डिस्क कह लो, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो सर्कुलर डिस्क का। तो हमारे पास वो क्या होती है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो इसका सेंटर होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, वहीं से हमारे पास उसका क्या ड्रा हम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हम थर्ड जो पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास और कौन सी आप ले सकते हो, ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसके थ्रू जो इसके मीडियंस कंसिडर करते हैं, सपोज ये इसके अगेंस्ट आपके पास मीडियन आ जाता है, इसके अगेंस्ट ये आपके पास एक मीडियन आ जाता है और इसका मीडियन हम ये ड्रा कर लेते हैं। तो कोई भी आप नाम दे दो साइड्स का, ए बी और सी, तीनों ए बी और सी साइड्स के जो डायगोनल जो मीडियंस होते हैं वो जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उसी पॉइंट के थ्रू उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कंसिडर कर लेते थे। मीडियंस ऑफ साइड्स, तो ए बी और सी के जो मीडियंस होते हैं तीनों साइड्स के, जिस पॉइंट पे वो मिल रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, उसी पॉइंट के थ्रू उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और हम शेप कंसिडर कर लेते हैं सॉलिड सिलेंडर की। तो सॉलिड सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है कि
सॉलिड सिलेंडर हमारे पास इस शेप में हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका सेंटर हम ये कंसिडर कर लेते हैं और इसकी एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये जो वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रा किया, हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसी की एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस आ रही है, इसी के थ्रू हम कंसिडर करेंगे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए। सबसे पहले हमने देखा स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास सेम क्या हो रहा था कि उसके जो डायगोनल्स हैं उसका जो मेन पॉइंट होता है हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है, उसी के थ्रू हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हमने कंसिडर किया। सर्कुलर डिस्क के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है वहीं पर हमारे पास क्या आता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आता है। यहाँ पे हमने देखा कि तीनों साइड्स के जो मीडियन जिस पॉइंट के ऊपर मीटअप कर रहे होते हैं वहीं से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता चलता है। और यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके सेंटर से हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें पॉइंट मिल जाता है। फर्दर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो आप लोगों ने एक्रोबैट का नाम सुना होगा। एक्रोबैट्स ऐसे कह लो कि लोग होते हैं, अक्सर लोग ये होता है कि हमारे पास वो जो रोप पे चल रहे होते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी होती है, एक स्टिक होती है, वो स्टिक को अपने हाथ में पकड़ के तो रोप के ऊपर नंगे पांव चल रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वो उसको बैलेंस करते रहते हैं और फर्दर मूव करते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो भी ये वाला एक्शन कर रहे होते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं एक्रोबैट्स, तो वो इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अमल को ही यूज़ करते हुए, फिनोमेना को यूज़ करते हुए ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जब हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें बर्थ नहीं मिलती, तो तब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यूज़ करते हुए ही खुद को स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं या रेसिंग कार्स हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लो रखा जाता है। लो इसलिए रखा जाता है ताकि वो ईजिली बैलेंस हो सके, उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो टर्न लेते हुए उसमें मतलब टर्न लेते हुए कोई कर्व ना आए, वो फिसले ना। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ओवरऑल हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमारे काम आती है। हम इसी फिनोमेना को यूज़ करते हुए स्टेबल फील करते हैं, इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा मुतवाज़न और बैलेंस रह सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।